नमस्कार साथियों। आज के इस टॉपिक में लेक्चर में हम पढ़ेंगे लवणीय क्षारीय मृदाएं, सोलाइन सैलाइन एल्केलाइन सॉइल्स। लवणीय क्षारीय मृदाओं में से क्वेश्चन हर कंपटीशंस में पुटअप होता है। जैसे मैं अगर बात करूं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 की, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से लवणीय मृदाओं का सुधार किया जा सकता है। तो उसमें भौतिक उपायों के अंतर्गत जो ऑप्शन में निक्षालन था, जिसको अपक्षालन भी कहते हैं, निक्षालन या अपक्षालन भी कहते हैं, जो इंग्लिश में लीचिंग कहलाता है, यह उसका आंसर था। क्योंकि लवणीय मृदाओं की भौतिक दशा खराब नहीं होती है और वो आपके जितने भी फिजिकल मेथड्स होते हैं, भौतिक उपाय होते हैं, इनसे सुधारे जा सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है वो सबसे ज्यादा रहती है लवणीय क्षारीय मृदाओं का जो वर्गीकरण है उसमें से आती है। उसके जो कथन है, सेंटेंस है कि कौन सी मृदा में विद्युत चालकता कम रहेगी, ज्यादा रहेगी, 4 डेसिसाई मेन से, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो इस टॉपिक का हार्ट कहलाता है। इसके अलावा सुपरवाइजर 2012 में एकदम सीधा सिंपली क्वेश्चन भी पूछ लिया था, कौन सा, कि राजस्थान में लवणीय मृदाओं के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है। तो वैसे तो 10.8 है, लेकिन ऑप्शन में 11 लाख हेक्टेयर था, तो वो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 11 लाख हेक्टेयर लवणीय क्षारीय मृदाओं का क्षेत्रफल है। इसके बाद में AAO 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शोडिक मृदाओं का, शोडिक बोले तो क्षारीय मृदाओं का, शोडिक मृदाओं का सुधार किसके द्वारा किया जा सकता है। तो जो उसके ऑप्शंस थे, ऑप्शन के हिसाब से आपका राइट आंसर था कौन सा, शोडिक मृदाओं में जिप्सम के द्वारा, जिप्सम के द्वारा सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार जो है एक अन्य कंपटीशन में पूछा गया था कि निम्न में से कौन से हरी खाद की फसल है जो लवणीय मृदाओं के लिए उपयुक्त है। तो उसमें अलग अलग नाम दे रखे थे, तो उनमें जो सस्बेनिया एक्युलाटा था, या सस्बेनिया शशबेनिया एक्युलाटा, या सस्बेनिया जो रोस्टाटा है, शशबेनिया एक्युलाटा या जो रोस्टाटा है, जिसको हिंदी में ढेंचा कहते हैं, ढेंचा बोले तो ढांढून, इसका रस अम्लीय प्रकृति का होता है जो लवणीय मृदाओं का सुधार कर सकता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर में से पुटअप होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सी बार हर कंपटीशन में इसमें कुछ ना कुछ आता है। अब अपन विधिवत पढ़ते हैं, है ना, लवणीय क्षारीय मृदाएं। सबसे पहले तो लवणीय क्षारीय जो मृदाएं हैं इनका क्षेत्रफल पढ़ लेते हैं। अगर बात करें भारत में, तो भारत में इसका क्षेत्रफल है लगभग 120 लाख हेक्टेयर। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में है लगभग 10.8 लाख हेक्टेयर, या लगभग अप्रोक्सीमेटली 11 लाख हेक्टेयर है। अगर भारत में राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है लवणीय मृदाएं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अलावा आपके राजस्थान में, राजस्थान के अलावा गुजरात में पाई जाती है। और अगर बात राजस्थान की हो, अगर बात राजस्थान की हो तो राजस्थान के जो है जोधपुर है, नागौर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, ऐसे करके लगभग 20 जिलों में लवणीय क्षारीय मृदाएं पाई जाती है। कितने जिलों में, जो शुष्क जलवायु वाले जिले हैं, जो शुष्क जलवायु वाले हैं, जहां कम वर्षा होती है, अधिक तापमान होने के कारण वाष्पीकरण ज्यादा होता है, ऐसे क्षेत्रों में जो है आपके लवणीय क्षारीय मृदाएं बनने का जो है ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो लवणीय क्षारीय मृदाएं बनती कहां है, अगर मोटी मोटी बात करूं मैं, तो अधिक तापमान वाली जगह पर, शुष्क जलवायु हो, और वाष्पीकरण भी अधिक हो। पूछ ले कि लवणीय क्षारीय मृदाएं बनती कहां है, तो भैया इनका बनने का कारण होता है जहां शुष्क जलवायु होती हो, वाष्पीकरण ज्यादा हो, तापमान अधिक हो। क्योंकि मृदा के अंदर जो लवण होते हैं
मृदा के अंदर जो दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, अम्ल भी होते हैं और भस्म भी होते हैं, लवण भी होते हैं। अगर कम बरसात होगी तो ये घुल तो जाएंगे लेकिन नीचे नहीं जा पाएंगे, जड़ क्षेत्र से नीचे नहीं जाएंगे, ये घुल तो गए, लेकिन बरसात कम हुई तो कुछ दिनों बाद में तेज धूप के कारण ये लवण कहाँ जाएंगे, मृदा में ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार की जो जलवायु है, अधिक तापमान है, शुष्क जलवायु है, ज्यादा वाष्पीकरण है, किस प्रकार की मृदाओं को प्रेरित करता है, किस प्रकार की मृदाओं का निर्माण करता है, तो ये मृदाएं बनती है भैया, यहाँ लवणीय क्षारीय मृदाएं बनती है। इसके बाद में देखेंगे इनका वर्गीकरण, इसके बाद में देखेंगे इनका वर्गीकरण देखेंगे अपन। अब पढ़ेंगे अपन अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट सारणी, लवणीय मृदाओं का वर्गीकरण, लवणीय क्षारीय मृदाओं का वर्गीकरण। इस सारणी में से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। इधर हो गया क्रम संख्या, फिर आपके मृदाओं के प्रकार, मृदाओं के प्रकार के बाद में फिर इनमें विद्युत चालकता, इनमें जो है विद्युत चालकता, तो विद्युत चालकता को लिखते हैं इसी में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो आधार होता है वो माना जाता है 4 को। कितने को माना जाता है? 4 को माना जाता है, ये माना जाता है 4 को। और 4 की जो इसकी विद्युत चालकता की जो इकाई है वो है डेसी साइमेंस पर मीटर। इसके जस्ट नीचे में लिखा दूंगा आप लोगों को। तो विद्युत चालकता के आधार पे बांटा जाता है मृदाओं को। विद्युत चालकता के बाद में आता है पीएच मान, और पीएच मान में आधार रहता है 8.5, और फिर इसके बाद में आता है विनिमयशील सोडियम की मात्रा, विनिमयशील सोडियम की मात्रा। जो एक्सचेंजेबल सोडियम होता है उसकी परसेंटेज ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, और इसमें आधार माना जाता है 15 को। कितने को माना जाता है? 15 को। इसमें आधार कितने को माना जाता है पीएच मान में? 8.5 को। और आपकी विद्युत चालकता का मानक डेसी साइमेंस पर मीटर होता है, इसमें कितने को माना जाता है? 4 को। और फिर इसके बाद में इसके अन्य नाम, और किस किस नाम से इनको पुकारा जाता है। अब अपन जो है टेबुलर फॉर्म में इनका थोड़ा सा आगे अध्ययन करते हैं, क्वेश्चन आने की संभावनाएं कहां से रहती है। सबसे पहले 1 नंबर पे लेंगे अपनी लवणीय मृदा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैलाइन सॉइल। देखिए लवणीय मृदाओं के नाम से पता चल रहा है कि ऐसी मृदा जिसमें लवणों की अधिकता हो। देखिए लवणीय मृदाओं में लवण अधिक होते हैं, इसलिए इसको याद करने का सीधा सा कंसेप्ट है। अगर आप लोगों ने विज्ञान में, साइंस में देखा हो तो जो लवण होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं भैया? सुचालक होते हैं, ना कि कुचालक होते हैं। लवण क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। तो सुचालक होने के कारण ये जो विद्युत चालकता है वो 4 डेसी साइमेंस से कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अगर नमक जो है, लवण जो विद्युत के अगर सुचालक है, तो इनकी विद्युत चालकता हो जाएगी 4 डेसी साइमेंस पर मीटर से अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? अधिक हो जाएगी। इस सारणी को याद करने का सबसे बड़ा लॉजिक ये, यहां से क्वेश्चन जेट और सुपरवाइजर में बारंबार आए हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं क्वेश्चन, है ना। तो लवणीय मृदाओं की अगर विद्युत चालकता 4 डेसी साइमेंस से अधिक हो गई तो आने वाली दोनों मात्राएं, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज और आपका पीएच मान की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो ये आपका पीएच हो जाएगा 8.5 से कम, और आपकी जो विनिमयशील सोडियम की मात्रा है ये भी हो जाएगी 15% से कम। लवणीय मृदाओं में लवणों की अधिक उपस्थिति होती है। अगर नमक की आपके खेत में नमक के ऊपर परत आ जाए तो आप उसको कौन सा ऊसर बोलेंगे? सफेद ऊसर, सफेद ऊसर बोलेंगे। ये हिलगार्ड ने बोला था, हिलगार्ड ने इसको सफेद ऊसर बोला था, हिलगार्ड ने। और इसके अलावा इसको बोला था गेदरोइज ने सोलन चाक, सोलन चाक।
ये बोला था आपके गेदरोइज ने। तो भैया देखिए, इसको याद करना ऐसे ही है कि लवण होते हैं, लवण विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक है तो इसका मतलब लाइट उनमें पास हो रही है, इसका मतलब विद्युत चालकता कम नहीं हो सकती, क्या होगी, ज्यादा। अगर विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन से ज्यादा हो गई तो आपका पीएच मान और विनिमयशील सोडियम की जो मात्रा है वो दोनों की मात्राएं कम हो जाएगी। चौक भी सफेद रंग की होती है, इसलिए लवणीय मृदा को सोलनचाह गेदरोइज ने कहा। और सफेद ऊसर, इसमें सफेद सफेद रंग की पपड़ी हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सफेद ऊसर बोला जाता है। इसके बाद में 2 नंबर पे आती है क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा आपकी जो लवणीय मृदा इससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें इसकी जो विद्युत चालकता है वो 4 डेसी साइमेन से कम हो जाएगी और पीएच मान इसका 8.5 से अधिक हो जाएगा और विनिमयशील सोडियम की मात्रा भी इसमें क्या हो जाएगी, 15% से अधिक या ज्यादा हो जाएगी। और इसमें क्या होता है, सीमेंट जैसी अपारगम्य परत बन जाती है, ह्यूमिक एसिड के कारण काली काली परत बनती है, इसलिए इसको बोला जाता है काली ऊसर। काली ऊसर वही हिलगार्ड ने बोला। और इसके अलावा इसको बोला जाता है सोलोनेड्स, जो आपके गेदरोइज ने बोला, सोलोनेड्स। इसके बाद में 3 नंबर पे आता है लवणीय क्षारीय मृदाएं, सैलाइन एल्केलाइन सॉइल्स। इसको याद करने का सीधा सा तरीका है कि इसमें सभी की जो वैल्यू है, चाहे आपका विद्युत चालकता हो, चाहे पीएच मान हो, चाहे विनिमयशील सोडियम, सभी की मात्राएं अधिक होती है। तो इसमें हो जाएगा आपकी विनिमयशील सोडियम की मात्रा भी 4 से अधिक हो गई, विद्युत जो है चालकता 4 से अधिक, इसके बाद में पीएच मान भी 8.5 से अधिक हो गया और आपके विनिमयशील सोडियम की मात्रा भी 15% से अधिक हो गई। जिसमें सब कुछ मोर देन हो, अधिक हो, वो कहलाएगी आपकी लवणीय क्षारीय मृदा। और इस मृदा को कहते हैं, जब सफेद और काला दोनों दोनों के आयन अगर समान रूप से उपस्थित हो तो तीसरा ही रंग होता है भूरी ऊसर, इसको बोला जाता है भूरी ऊसर। और जब दोनों ही मृदाएं एक जगह हो गई तो मृदा मर गई और इसको बोलते हैं सोलोडाई या सोलन डाई। गेदरोइज ने इसको बोला सोलन डाई और भूरी ऊसर बोला इसको हिल गार्ड ने। भैया यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। सीधा सीधा सा इसको याद करने का तरीका है कि लवणों की जो विद्युत चालकता है वो ज्यादा होती है, इसको अधिक कर दिया तो इन दोनों को आप कम कम कर देंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ऐसी मृदाएं जिसकी विद्युत चालकता 4 डेसी साइमेन से कम हो लेकिन पीएच मान 8.5 से ज्यादा हो और विनिमयशील सोडियम की मात्रा या एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो है 15% से अधिक हो, तो ऐसी मृदाएं क्या कहलाएगी। तो जहां मैंने 2 चीजें अधिक बोल दी और एक चीज विद्युत चालकता कम बोल दी, वहां कौन सी मृदाएं हो जाएगी, क्षारीय मृदाएं। इनमें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो भैया इस सारणी को आप लर्न कर लेंगे। इसके जस्ट नीचे जो है हम ऐसे इस हिसाब से जो है आपकी लवणीय क्षारीय मृदाओं की मोस्ट इंपोर्टेंट जो है टेबल हो जाएगी, सारणी हो जाएगी। इसके बाद में जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि जो विद्युत चालकता थी उसकी जो इकाई थी वो थी विद्युत चालकता या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता। विद्युत चालकता या इसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इसका जो इकाई होती है वो होती है डेसी साइमेंस प्रति मीटर। इसको बोला जाता है
डेसी साइमेंस प्रति मीटर, और इसकी जो पुरानी इकाई थी वो थी मिलीमीटर महौज पर सेंटीमीटर। मिली महौज पर सेंटीमीटर थी इसकी जो पुरानी इकाई थी, वो थी मिली महौज पर सेंटीमीटर। मिली महौज पर सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा ये देख लेना कि जो विद्युत चालकता होती है उसको किस में मापा जाता है, डेसी साइमेंस पर मीटर में मापा जाता है। अब जो है लवणीय क्षारीय मृदाएं बनने के कारण क्या है, बनने के कारण, तो पहली चीज तो अपन ने अभी पढ़ी थी बनने के कारणों में, अगर किसी स्थान की शुष्क जलवायु हो, या वहां तापमान अधिक हो, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा आपके, या वर्षा की कमी हो, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वहां लवणीय क्षारीय मृदाएं बनेगी। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि जैसे मान लो कि अपना फील्ड है, इसमें लवण भी है और अम्ल भी है। अगर बरसात कम हुई तो लवण घुल तो गए, मृदा में पड़े हुए लवण घुल तो गए, लेकिन तेज बरसात होती तो ये घुलकर कहाँ चले जाते हैं, जड़ क्षेत्र से नीचे निक्षालित हो जाते। लेकिन बरसात कम होने के कारण ये घुल गए, फिर उसके बाद में तेज तापमान हुआ, धूप ज्यादा हुई, तो ये घुले हुए लवण कहाँ जाएंगे, ऊपर की परत में आके सफेद 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 जम जाएंगे। इसलिए कौन सी मृदाओं का निर्माण कर रहे हैं, ये लवणीय मृदाओं का कर रहे हैं। फिर 2 नंबर पे आता है खारे पानी से सिंचाई। खारे पानी से सिंचाई, राजस्थान में लवणीय मृदाएं बनने का कारण ही ये सबसे ज्यादा यही है, क्योंकि अपने यहाँ कौन से पानी से सिंचाई हो रही है, खारे पानी से। राजस्थान में लवणीय मृदाएं बनने का प्रमुख कारण, राजस्थान में लवणीय मृदाएं बनने का प्रमुख कारण है अपने यहाँ का जो भूमिगत जल है वो कैसा होता जा रहा है, खारा होता जा रहा है। तो एक तो लवणीय मृदाएं बनने का कारण कैसी जलवायु में बनेगी, शुष्क जलवायु में, जहां तापमान ज्यादा हो, बरसात की कमी हो, वाष्पीकरण भी ज्यादा होता हो। दूसरा खारे पानी से सिंचाई। तीसरा कारण होता है आपका लवणीय मृदाएं बनने का, मृदा में कड़ी परत का बनना। मृदा में कड़ी परत का बनना, मृदा में कड़ी परत का बनना से तात्पर्य है कि अगर अपने एक ही गहराई पर, जैसे अपन कई बार देखते हैं, जैसे अपना हल होता है, कल्टीवेटर होता है, हेरो होता है, या जो भी जुताई और करने के जो यंत्र होते हैं, वो खेत में एक समान गहराई के ऊपर ही कार्य करते हैं। तो एक समान गहराई पे उन हलों का जो लोहे वाला भाग होता है, जो मिट्टी को पलटने का, जुताई करने का काम कर रहा होता है, ये क्या करता है, उस बार बार मिट्टी पे चोट मारने से उसको कड़ी कर देता है, एकदम कठोर बना देता है। अब इस कठोर मृदा में क्या करेंगे, जैसे ही बरसात होगी, आप सिंचाई करेंगे, तो ऊपर की मृदा के लवण घुलेंगे और घुलकर क्या करेंगे, ये इस कड़ी परत के पास में जाकर जमा हो जाएंगे। अगर ये कड़ी परत नहीं होती तो ये लवण घुलकर कहां चले जाते, जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते, निक्षालित हो जाते। लेकिन ये निक्षालित नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो कड़ी परत है ना, ये भी जो है धीरे धीरे फिर क्या करेगी, पौधे की यहां तक जड़ें आएंगी, उन जड़ों के ऊपर लवणीय का, लवणीयता का प्रभाव छोड़ेगी, और वाष्पीकरण के साथ में ये लवण वापस कहां जाते हैं, ऊपरी सतह पे आ जाते हैं। तो कुल मिला के मृदा में कड़ी परत का बनना भी जो है आपकी कौन सी मृदाओं को प्रमोट कर रहा है, लवणीय क्षारीय मृदाओं को प्रमोट कर रहा है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट अपना कारण होता है वो है जल निकास की कमी। ड्रेनेज की अगर कमी होगी, जल निकास की कमी, जैसे अधिक बरसात होने पर खेत का जो पानी है उसमें लवण घुल तो गए,
लेकिन उनको निकालने के लिए अपने पास में कोई व्यवस्था ही नहीं है। पानी में लवण घुले हुए हैं और पानी का वहीं वाष्पीकरण हो गया, तो पानी तो उड़ गया और साथ में क्या रह गए, लवण। इसलिए जल निकास की अगर कमी है, व्यवस्था नहीं है, तो वो भी कैसी मृदाएं बनाएगा, लवणीय मृदाएं बनाएगा। इसके अलावा जो है लास्ट वन है, अगर किसी मृदा में अपन लगातार क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, लगातार क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग, अगर मृदा में आप लगातार एक ही प्रकार के, अगर मृदा में लगातार आप एक ही प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग करेंगे जिनकी प्रकृति खुद जो है सैलाइन एल्केलाइन है, तो वो धीरे धीरे मृदा को कैसी बना देंगे भाई, क्षारीय बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट मृदा को क्या कर देगा, क्षारीय बना देगा। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं, वर्षा की कमी है, अधिक तापमान है, शुष्क जलवायु है, मृदा में कड़ी परत का बनना है, जल निकास की कमी हो रही है, इसके अलावा क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग कर रहे हो, खारे पानी से सिंचाई कर रहे हो, तो मृदाएं धीरे धीरे किस प्रकृति की हो जाती है, क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। तो ये तो मृदाएं बनने का कारण हो गया। अब मृदाओं का सुधार भी करना है। क्या करना है, मृदाओं को, लवणीय क्षारीय मृदाओं को सुधारने के उपाय, सुधारने के उपाय, सुधारने के तीन तरह के उपाय होते हैं। एक तो भौतिक, जैसे लवणों को खुरच दो, जल निकास की व्यवस्था कर दो, कड़ी परत को तोड़ दो, इस प्रकार के भौतिक उपाय होते हैं। और एक होते हैं रासायनिक उपाय, जिनमें रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जिप्सम है, आयरन पाइराइट है, तत्वीय सल्फर है, एलिमेंट सल्फर है, ऐसी चीजों का प्रयोग किया जाता है। एक होते हैं जैविक उपाय, जैसे गोबर की खाद, ढेंचा है, इसके अलावा आपका जैसे आर्जिमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी को हरी खाद के रूप में पलटना है। इसके अलावा कुछ जो एग्रोनॉमिक मेथड्स भी काम में ली जाती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सुधारने के उपायों में कौन से उपाय पढ़ेंगे भैया, सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक उपाय। भौतिक उपाय, भौतिक उपायों में कौन कौन से आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे लवणों को खुरचना, लवणों को खुरचना, स्केरिफिकेशन ऑफ साल्ट्स, जैसे फावड़े की सहायता से या ट्रैक्टर की सहायता से लवणों को खुरच कर आप खेत से बाहर फेंक दो, तो लवणों को खुरचना हो जाएगा। इसके अलावा जैसे जल निकास की व्यवस्था करके, जल निकास की व्यवस्था करके, जैसे आपका खेत है जिसमें लवणीय मृदा है, बरसात का पानी आ गया तेज, लवण जितने भी सारे घुल गए, और उसके बाद में अगर आप जल निकास की व्यवस्था नहीं करेंगे, उस घुले हुए लवणों के पानी को बाहर नहीं निकालेंगे, तो वो पानी तो वाष्पीकरण से उड़ जाएगा और आपकी जमीन वैसे के वैसे लवणीय हो जाएगी, उल्टे ज्यादा लवण और आ जाएंगे आपकी सतह पे। इसलिए जैसे ही पानी घुलावा हो उसको बाहर निकालने के लिए खाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जो है इसके अलावा आ जाएगा आपका मृदा की कड़ी परत को तोड़ना, मृदा में कड़ी परत को तोड़ना, जैसे अभी मैंने बताया कि मृदा में लगातार एक ही गहराई पे जुताई करेंगे तो कड़ी परत का निर्माण हो जाता है, और वो कड़ी परत क्या करती थी, लवणों का जमाव कर लेती है, और जैसे ही बरसात कम होगी वो घुलकर आपके ऊपर की तरफ वाष्पीकरण से आ जाएंगे। तो इस कड़ी परत को तोड़ना भी जरूरी है। कड़ी परत को कहीं कहीं से तोड़ते हैं, एक तो होता है चीजल प्लाऊ, चीजलर भी बोलते हैं, चीजल प्लाऊ, चीजल प्लाऊ लगभग 60 सेंटीमीटर तक जुताई कर देता है। इसके अलावा एक होता है सब सोइलर, सब सोइलर करता है आपका 40-45 सेंटीमीटर तक जो है गहरी जुताई कर देता है। तो आप लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए कौन कौन से भौतिक उपाय अपना सकते हो, लवणों को खुरच सकते हो, जल निकास की व्यवस्था कर सकते हो, मृदा में कड़ी परत को जो तोड़ सकते हो,
इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से आपके सुपरवाइजर 2018 में क्वेश्चन आया था, है ना, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे और इसका अपन कारण भी देखेंगे कि ये क्यों है। लास्ट वन है, लवणीय मृदाओं को सुधारने का जो उपाय है वो है निक्षालन या अपक्षालन। निक्षालन बोल दो या अपक्षालन बोल दो, या इंग्लिश में इसको लीचिंग बोल दो। देखिए निक्षालन या अपक्षालन या लीचिंग क्या होता है। जैसे आपका खेत है, अपन बार बार चर्चाएं कर रहे हैं, इसमें ये आपके जो है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि के जो है पोषक तत्व उपस्थित है, जो मृदा को कैसी कर रहे हैं, लवणीय क्षारीय कर रहे हैं। निक्षालन क्या होता है कि इस मृदा में अपन जो है सिंचाई जल या जल जो है प्रभावित करते हैं। जल हो सकता है चाहे वर्षा का हो चाहे सिंचाई का हो, सिंचाई जल हो सकता है या वर्षा का जल हो सकता है। कितना देना है, इतना देना है कि ये लवणों को घोलकर, किसको घोलकर, लवणों को घोलकर आपकी जो फसल का जड़ क्षेत्र होता है इससे भी नीचे की तरफ ले जाए। ये लवणों को घोलकर फसल के जड़ क्षेत्र से भी नीचे ले जाए। यानी लीचिंग या अपक्षालन ये होता है कि मृदा में इतना पानी देना है, चाहे वो बरसात से हो चाहे सिंचाई से हो, कि आपकी जो पौधों की रूट जोन होती है, जो जड़ क्षेत्र होता है, उससे उससे भी नीचे की तरफ लवण निक्षालित हो जाए या बहकर चले जाए, यह कहलाता है निक्षालन। और निक्षालन के द्वारा आप कौन सी मृदाओं का जो है सुधार कर सकते हो। निक्षालन सुधार करता है आपके कौन सी मृदाओं का, लवणीय मृदाओं का सुधार करता है। अब लवणीय मृदाओं का सुधार क्यों करता है, क्षारीय मृदाओं का जिप्सम क्यों करता है, और लवणीय मृदाओं का सुधार जो है आपका भौतिक उपाय या मुख्यतः निक्षालन क्यों करता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए जो लवणीय मृदाएं होती है या जो आपकी क्षारीय मृदाएं होती है, 1 मिनट, जैसे आपकी लवणीय मृदाएं हैं, एक क्वेश्चन तो आपने देख लिया जो सुपरवाइजर में आया कि लवणीय मृदाओं का सुधार कौन करता है, निक्षालन, अपक्षालन या लीचिंग। निक्षालन अपक्षालन क्या होता है, पानी के द्वारा लवणों को घोलकर जड़ क्षेत्र से नीचे ले जाना। अब देखिए लवणीय मृदाएं, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम होता है। यही आपके क्षारीय मृदाओं में होंगे, सोडियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा, कैल्शियम भी होगा, पोटेशियम। फिर इन दोनों की परिभाषा में अंतर क्या है। जो लवणीय मृदाएं होगी इसमें जो आपका सोडियम होगा, ये सोडियम के कौन कौन से आयन होंगे, यहां होंगे क्लोराइड या सल्फेट आयन, क्लोराइड या सल्फेट आयन, क्लोराइड या सल्फेट आयन यहां होंगे। यह हो गया आपका क्लोराइड आयन, यह हो गया आपका सल्फेट आयन। एक हो रहा आपका क्लोराइड आयन, एक हो रहा आपका सल्फर आयन, है ना। अब देखिए यहां क्या बन रहा है, NaCl, क्या बन रहा है, NaCl। NaCl किसको कहते हैं भैया, नमक को बोला जाता है। तो जब मैंने इसकी परिभाषा लिखाई उस समय कहा था कि लवणीय मृदाओं में नमक ज्यादा होता है, नमक विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इनकी विद्युत चालकता लवणीय मृदाओं की 4 डेसिसाइमेन से ज्यादा होता है। और नमक का रंग कैसा होता है, सफेद, इसलिए इसको कौन सा ऊसर भी बोला जाता है, सफेद ऊसर भी बोला जाता है। देखिए इसमें और इसमें पोषक तत्व तो सेम ही है, लेकिन पोषक तत्वों के साथ में जो इसके आयन होंगे, इन आयनों के आधार पे इनकी प्रकृति होती है। अब जिस मृदा के ऊपर सफेद 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 पपड़ी पाई जाती है, वो भौतिक, इनकी भौतिक दशा खराब नहीं होती है। लवणीय मृदाओं की भौतिक दशा खराब नहीं होती है, भौतिक दशा खराब नहीं होती है। इनकी भौतिक दशा खराब नहीं होने के कारण ये क्या करते हैं, भौतिक उपायों से सुधारे जा सकते हैं। लवणों को खुरचकर
जल निकास की व्यवस्था करके, कड़ी परत को तोड़ के, तो भौतिक दशा खराब नहीं होती है। इसलिए लवणीय मृदाओं को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका, और जो क्वेश्चन आपके आ चुका वो कौन सा था, निक्षालन। अब चलते हैं अपन अपनी क्षारीय मृदाओं में। क्षारीय मृदाओं में सोडियम के जो है अब आयन होंगे यहां कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अब देखिए यहां मैंने लिखाए थे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड आयन, और यहां बता रहा हूं मैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन। एक बार आप इस पे नजर रखिए, ये क्या बना, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बनाइए। कैल्शियम कार्बोनेट किसको कहते हैं भैया, चूना को। अब आप बताइए जिस मृदा में चूने का निर्माण होने लग जाए, चूना कितना कठोर होता है, मकान बनाने के काम में लेते हैं, इसलिए इन मृदाओं की भौतिक दशा खराब होती है। क्या होता है, इनकी भौतिक दशा कैसी हो जाएगी, खराब होती है, भौतिक दशा खराब होती है। ये ऐसी मृदाएं होती है जिसमें चूना का निर्माण हो जाएगा, और चूना जो है सीमेंट जैसी अपारगम्य परत बना लेगा, सीमेंट जैसी अपारगम्य, यानी जिसके आर पार पानी नहीं जा सकता, सीमेंट जैसी अपारगम्य परत का निर्माण कौन करता है, क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम कार्बोनेट करता है। और इनमें एक चीज का और निर्माण होता है, किसका होता है, ह्यूमिक एसिड का। और ह्यूमिक एसिड इन मृदाओं को किस रंग की कर देता है, काली रंग की कर देता है, इसलिए इनको कौन सा ऊसर कहते हैं, काली ऊसर भी बोला जाता है। कौन सा बोला जाता, काली ऊसर। इन मृदाओं की भौतिक दशा इतनी खराब हो जाती है कि इनमें जो है चूने की तरह कठोर पदार्थ बन जाता है, ह्यूमिक एसिड बन जाता है। इनमें अगर आप जुताई करना चाहेंगे तो आपका कल्टीवेटर, हेरो, देशी हल, प्लाऊ ये तक टूट जाते हैं, इतनी कठोर हो जाती है। इनमें बरसात का पानी हो और चाहे आपकी सिंचाई जल हो, इनमें पानी खड़ा ही रहता है। जैसे आप बरसात तेज होगी तो इनमें पानी भरा हुआ ही रहेगा, खड़ा ही रहेगा, और कुछ दिनों बाद में फिर अगर आप इसमें जुताई करेंगे तो फिर जो इस मृदा में कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा, कीचड़ ही कीचड़ फैल जाता है। इसलिए इसमें जुताई करना बहुत हार्ड रहता है। जबकि इधर मैंने आपको लवणीय समझाई, ये लवणीय की भौतिक दशा खराब नहीं होने के कारण ये भौतिक उपायों से सुधारी जा सकती है। जबकि क्षारीय मृदा की स्थिति जो है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयनों के कारण कैसी हो जाती है, खराब। इसलिए इसको सुधारने के लिए कौन से उपाय लेंगे भैया, रासायनिक उपाय लेंगे। तो अब भौतिक उपायों के बाद में आप समझ गए होंगे कि अपनी जो क्षारीय मृदा है इसको सुधारने के लिए, क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, रासायनिक उपायों की। क्षारीय मृदा का सुधार, और वो किया जाता है रासायनिक विधियों द्वारा, रसायनों के द्वारा। और मुख्यतः क्षारीय मृदा का सुधार करने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है भैया, मुख्यतः कौन सा लेंगे अपन, एक नंबर पे आएगा आपका जिप्सम। और यही क्वेश्चन आपके पुटअप होता है कि जिप्सम कौन सी मृदाओं का सुधार करता है, क्षारीय मृदाओं का सुधार करता है। जिप्सम में क्या पाया जाता है, CaSO4 2H2O पाया जाता है। पहले बात कर लेते हैं इसमें पोषक तत्वों की। इसमें कैल्शियम पाया जाता है 29.2% पाया जाता है। इसमें सल्फर पाया जाता है 18.6% सल्फर पाया जाता है। सल्फर का कार्य क्या होता है, दलहन और तिलहन में, दलहन में तो बढ़ाता है सल्फर प्रोटीन, और तिलहन में क्या करता है सल्फर, तेल के निर्माण को बढ़ाता है। क्योंकि ये तिलहन में क्या करता है, आपके जो दलहन और तिलहन में जो सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है, सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथियोनिन, इनके निर्माण को तीव्र कर देता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो है जिप्सम के अंदर कैल्शियम कितना होता है और सल्फर की मात्रा कितनी कितनी होती है। और क्षारीय मृदाओं का सुधार करने के लिए जो कौन सा पदार्थ, जिप्सम। कई बार जिप्सम का जिप्सम नाम नहीं करके ये जो CaSO4 दे रखा है ना,
ये कैल्शियम सल्फेट भी आ जाता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ये एक्चुअल में क्या करता है, आपके जो मर्दा के कण हैं जिनके ऊपर सोडियम जमा हुआ है, ज्यादातर सोडियम की वजह से ही लवणीयता क्षारीयता आती है, ये क्या करता है, इसको जैसे CaSO4 2H2O को डाला जाता है, ये क्या करेगा, मर्दा में क्रिया करके आपके जो सोडियम जो आयन थे, इन सोडियम आयनों से SO4 क्रिया करके Na2 या NaSO4 तो क्या हो जाएगा, निक्षालित हो जाएगा, ये तो जमीन में चला जाएगा, और आपके कणों के ऊपर जो है कौन से पोषक तत्व जमा हो जाएंगे, कैल्शियम जमा हो जाएगा, और ऐसे करके ये कण कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा समझाने की दृष्टि से था। इसके बाद में जिप्सम जो है कितनी कितनी मात्रा में काम में लें, तो मात्रा का क्वेश्चन अगर आए, अगर क्षारीय मृदाओं का सुधार करना है, क्षारीय मृदा का सुधार करने के लिए आपको लेनी पड़ेगी 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और अगर फसल उत्पादन ले रहे हो आप, तो फसल उत्पादन के लिए आपको जिप्सम चाहिए, जैसे दलहन और तिलहन दोनों में चाहिए, आपको 2.5 क्विंटल या 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 250 किलोग्राम। इसके बाद में जो जिप्सम है, इसका प्रयोग कब करते हैं, ज्यादातर अपनी खरीफ ऋतु है उसकी फसलों की बुआई से पहले किया जाता है, मई जून माह में किया जाता है। कौन सी फसलों की बुआई से पहले, खरीफ की फसलों की बुआई से पहले किया जाता है। इसको मृदा में कितना मिलाया जाता है, 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई पर मिलाया जाता है जिप्सम को। जिप्सम के प्राकृतिक भंडार कहाँ है, अपने राजस्थान में नागौर में, मेड़ता सिटी में और हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ और नागौर में है जिप्सम के जो है भंडार है। तो जिप्सम में से प्रमुख क्वेश्चन तो यही बनेगा कि क्षारीय मृदाओं का सुधार, जिप्सम और जिप्सम के पोषक तत्व, ये दो चीजें आपसे बार बार पूछी जाती है। फिर देखिए अगर कई दफा जो आपके आरपीएससी के एओडब्ल्यूज के जो एग्जाम होते हैं, इनमें कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि जैसे आपकी जो जिप्सम है, इस जिप्सम के समतुल्य और कौन कौन से रसायन हैं जो जिप्सम की तरह क्षारीय मृदाओं का सुधार कर सकते हैं। तो देखिए, जिप्सम की मात्रा को हम 1 टन जिप्सम के इक्विवेलेंट मान लेते हैं, और फिर इसके आधार पे अन्य पदार्थों का जो है अपने तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अगर मैं बात करूं कि मार्केट में जिप्सम की उपलब्धता नहीं हो और इसकी जगह अगर आप एलिमेंट सल्फर डालें, तत्वीय सल्फर, तो तत्वीय जो सल्फर है इसकी कितनी मात्रा जो डालनी पड़ेगी, तो तत्वीय सल्फर की आपको मात्रा डालनी पड़ेगी 0.19 टन। यानी जहां आप अपनी मृदा की क्षारीयता दूर करने के लिए 1 टन जिप्सम डाल रहे थे, वहीं अगर आपके पास में एलिमेंट सल्फर है, एलिमेंट अगर सल्फर है, तो आप कितना डाल सकते हैं, मात्र 0.19 टन, 190 क्विंटल ही, सॉरी 1 टन बराबर हो गया आपका 10 क्विंटल, 1 टन बराबर, और 0.19 का मतलब हो गया 1 क्विंटल 19 किलो, 119 किलोग्राम, है ना। तो ऐसे ही करके और भी जो है बहुत सारी जो है क्षारीय पदार्थ है जिनके साथ में हम इनकी तुलना कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें अपन FeS2 आयरन पायराइट के साथ में, या पायराइट के साथ में, आयरन पायराइट के साथ में, तो आयरन पायराइट जो है वो 1 टन जिप्सम के तुलना में कितना काम में लिया जाता है, ये लिया जाता है 0.63 टन। इसके बाद में अगर अपन बात करें
H2SO4 की, गंधक के अम्ल की, तो ये लिया जाता है आपके 1 टन जिप्सम की तुलना में 0.57 टन। इसके अलावा अगर अपन बात करें आयरन सल्फेट की या फेरस सल्फेट की, FeSO4 की, ये 1 टन जिप्सम की तुलना में काम में लिया जाता है 1.62 टन। कुल मिला के जिप्सम की तुलना में सबसे अच्छा रसायन जो लवणीय क्षारीय मृदाओं का सुधार कर सकता है वो आपका कौन सा तत्वीय सल्फर भी हो सकता ऑप्शन में आए तो, क्योंकि जहां आपकी 1 टन जिप्सम काम में ले रहे हो वहां तत्वीय सल्फर कितना काम में ले रहे हो आप, मात्र 0.19 टन काम में ले रहे हो। तो इसके बाद में और इसके थोड़ा सा आयरन पाइराइट जो है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो फेरस होता है, फेरस की मात्रा पाई जाती है 46%। सल्फर की मात्रा होती है इसमें लगभग 22% होती है। आयरन पाइराइट में फेरस होता है 46, सल्फर होता है 22%। और आयरन पाइराइट को वैसे बोला जाता है झूठा सोना, इसको झूठा सोना भी बोला जाता है, हाल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके प्राकृतिक भंडार कहां है? बिहार में है। बिहार के रोहतास जिले में इसके प्राकृतिक भंडार मिलेंगे। तो ये जिप्सम और जिप्सम के साथ में अन्य जो पदार्थ है उनका तुलनात्मक विवरण हो गया। इसके बाद में फिर पढ़ेंगे अपन जैविक उपाय, लवणीय क्षारीय मृदाओं को सुधारने के जैविक उपाय। और जैविक उपायों में सबसे पहले है कि मृदा में FYM या कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करें। FYM या कार्बनिक पदार्थ मिलाकर, कार्बनिक पदार्थ मिलाकर या FYM मिलाकर। कार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं, जैसे ही आप गोबर की खाद मिलाएंगे तो गोबर की खाद क्या करेगी, इसका डिकम्पोजिशन होगा, विच्छेदन होगा। विच्छेदन कौन करेंगे? सूक्ष्म जीव करेंगे। सूक्ष्म जीव जब इसका विच्छेदन करेंगे तो वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं? CO2 रिलीज करते हैं। और CO2 जो है किसके साथ में रिएक्शन करती है? H2O के साथ में रिएक्शन करती है। H2O और CO2 मिलकर क्या बनाते हैं? H2CO3 कार्बनिक एसिड बनाते हैं। और जिस मृदा के लास्ट में जो कार्बनिक अम्ल बन गया और लवणीय पहले से है, तो अम्ल और लवण एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन करते हैं। अगर मैं बराबर मात्रा में लवण लूं, बराबर मात्रा में अम्ल लूं, तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे? उदासीन बनाएंगे। तो जहां कार्बनिक पदार्थ होगा, कार्बनिक पदार्थ क्या करेगा? आपकी मृदाओं में जो है कार्बनिक अम्ल बनाएगा और कार्बनिक अम्ल लवणीय क्षारीय मृदाओं का सुधार करते हैं। इसके बाद में 2 नंबर पे आता है ढेंचा। ढेंचा, ढेंचा को अपन ढांढून बोलते हैं, वैसे बोलते हैं सस्बानिया, कशबेनिया, रोस्ट्राटा या एकुलाटा। रोस्ट्राटा सस्पेनिया रोस्ट्राटा बोल दो, चाहे सस्पेनिया एकुलाटा बोल दो, ढेंचा होता है ना। और ढेंचा का जो रस होता है ना वो होता है अम्लीय प्रकृति का, 4 के आसपास उसका पीएच मान होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का। अगर आप लवणीय मृदाओं में अम्लीय चीज डालेंगे, अम्लीय प्रकृति की कोई भी जो है फसल वगैरह को अगर हरी खाद के रूप में काम में लेंगे तो उनका पीएच मान न्यूट्रल होता जाएगा, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? लवणीयता का प्रभाव कम हो जाएगा। ढेंचा जो है वो दोहरा नत्रजन स्थिरीकरण करने वाली फसल है। दोहरा N2 फिक्सेशन करती है, दोहरा N2 फिक्सेशन या नत्रजन स्थिरीकरण करती है। ढेंचा ढांढून को कहते हैं, इसमें फलियां आती है, ये दलहनी फसल है इसलिए जड़ों से भी करती है, जड़ों में भी इसके राइजोबियम पाया जाता है। इसके अलावा इसकी तने की जो गांठें हैं, स्टेम नोड्यूल है, तने पर जो गांठ पाई जाती है उन गांठों से भी ये नत्रजन का स्थिरीकरण करता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्रकृति में एकमात्र पौधा जो डबल नाइट्रोजन फिक्सेशन या नत्रजन का दोहरा स्थिरीकरण करता है वो कौन सा? आपका ढेंचा है। तो जैविक उपायों में जो है FIM हो गया, ढेंचा हो गया। इसके बाद में फिर आता है 3 नंबर पे सत्यानाशी, आर्जिमोन मैक्सिकाना।
आर्जिमोन मैक्सिकाना। सत्यानाशी को वैसे अपने कंटाला भी बोलते हैं, कंटीली भी बोलते हैं। जो कंटीली होती है, जो आपके दिखने में जिसके बीज जो है सरसों के जैसे होते हैं, मिलते जुलते। सत्यानाशी भी अम्लीय प्रकृति की होती है और इसको भी हरी खाद के रूप में, हरी खाद के रूप में लवणीय मृदाओं में दबाया जा सकता है। इसके अलावा एक आता है आपका गन्ने की जो सुगर मिल होती है, उन सुगर मिल में बचा हुआ जो गन्ने का उप उत्पाद होता है, बाई प्रोडक्ट, प्रेश मड। इस प्रेश मड का ये भी अम्लीय प्रकृति का होता है और इसको कौन सी मृदाओं के सुधार के काम में ले सकते हैं? प्रेश मड। प्रेश मड को आप जो है और क्या बोल सकते हैं? शीरा भी बोल सकते हैं। प्रेश मड या शीरा, ये भी कौन सी मृदाओं का सुधार करेगा? लवणीय मृदाओं का सुधार करेगा। तो ये कुछ आपके जैविक उपाय हो गए। अब कुछ फसलों से संबंधित उपाय देख लेते हैं। फसल संबंधी उपायों में सबसे पहले तो ध्यान ये रखें कि अपने जो फसलें बोए वो लवण सहनशील फसलों का चुनाव करें। साल्ट टॉलरेंस, लवण सहनशील फसलों की जो है बुआई करें। इसमें से डब्ल्यूओ में क्वेश्चन आया हुआ था। सिंपली आपके अगर लवण सहनशील कोई फसल पूछता है तो जो को ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन उसमें जो ऑप्शन में नहीं था, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, सॉरी यूं पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी लवण सहनशील फसल है? मूंग दे दिया, ग्वार दे दिया, सलजम दे दी और एक दे दिया आपके सेमफली। तो ज्यादातर लोगों को लगा कि मूंग और ग्वार पश्चिमी राजस्थान में होता है, उधर लवणीय मृदाएं हैं, तो कहीं मूंग करके आगे कहीं ग्वार। एक्चुअल में उसका आंसर क्या था? सलजम था। तो देखिए लवण सहनशील फसलें कौन कौन सी है, इसको याद करने की अपनी एक छोटी सी ट्रिक है। लवण सहनशील फसलों को याद करने की अपनी एक छोटी सी ट्रिक है, और इस ट्रिक को अपन कैसे याद करेंगे कि पांचू तो घास खाए, पांचू घास है, और जोधा फाकड़े, जोधा फाखेड़े। अब इसमें आपकी प्रत्येक एक लवण सहनशील फसल आ गई, चाहे कोई से कंपटीशन में पूछे। पहला हो गया आपका पासे हो जाएगा पालक, दूसरा हो जाएगा चुकंदर, दोनों का ही कुल चिनोपोडियेसी है। इसके बाद में घास, तो घास में आ जाएगा आपका कौन सा? रोडस घास। बाकी जितनी की भी घास है वो सारी अम्ल सहनशील है। से आ जाएगा सलजम, जो से आ जाएगा जौ, दा से आ जाएगा धान। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी जो है कोटा या जोधपुर यूनिवर्सिटी ने अपने सुपरवाइजर के एग्जाम में दिया था। धान एकमात्र ऐसी फसल है जो लवण सहनशील भी है और अम्ल सहनशील भी है। ये लवण सहनशील भी है और अम्ल सहनशील भी है। इसके बाद में आ गया फा से हो जाएगा आपका फालसा, कैसे हो जाएगा खजूर, और ढे से हो जाएगा ढेंचा, जिसके बारे में अपन पढ़ ही चुके हैं कि अम्लीय प्रकृति का होता है और लवणीय मृदाओं में खूब होता है। तो दोस्तों इस डायग्राम को, इस अपने ब्रह्मास्त्र को, इस मूल मंत्र को अगर आप 2-3 बार गुनगुनाएंगे तो आपको आसानी से जितनी भी जो है लवण सहनशील फसलें हैं वो आसानी से याद हो जाएगी कि पांचू घास खाए और जोधा जो है फाकड़े। अब कुछ फसलों की जो है लवण सहनशील किस्मों के बारे में बात कर लेते हैं। लवण सहनशील किस्में, सबसे पहले गेहूं की बात कर लेते हैं। गेहूं की लवण सहनशील किस्में हैं आपकी, एक तो K65, जिसको खारचिया 65 बोलते हैं, खारचिया 65 या K65। इसके अलावा एक वेराइटी है KRL14, यह आपका एक संस्थान है CSSRI,
सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान करनाल, वहां से विकसित है। इनमें से कई बार कैपेसिट को पूछ लेते हैं ना, कैपेसिट के बारे में पूछ लेते हैं कि गेहूं की। इसके बाद में आता है जो को फसल के तौर पे भी जो है पूछ लिया जाता है कि निम्न में से लवण सहनशील फसल है, गेहूं, बाजरा, ज्वार और जौ, तो आपका आंसर क्या जाएगा? जौ। तो जौ की विश्व प्रसिद्ध किस्म है जो लवण सहनशील है वो है BL2 और इसका नाम है बिलाडा 2। बिलाडा 2 है। इसके बाद में जौ की जो लवण सहनशील किस्म है उसका नाम है RD37, RS6 भी है, मुख्य रूप से ये है। इसके बाद में फिर आता है आपका धान। धान की लवण सहनशील किस्मों के नाम है जैसे लूणीश्री। लूणीश्री के बाद में जैसे है जया। जया भारत की जादुई किस्म है, द मिरेकल राइस ऑफ इंडिया, भारत की जादुई किस्म है और इसको खोजने का श्रेय जाता है डॉक्टर शास्त्री को। इसके बाद में IR8, ये विश्व की जादुई किस्म है और ये दोनों ही किस्में जो है डे न्यूट्रल प्लांट है, DNP है, दिवस निष्प्रभावी पौधे हैं। DNP के और कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? DNP के जैसे मान लो कपास है, सूरजमुखी है, खीरा है, टमाटर है, ये सब दिवस निष्प्रभावी पादपों के उदाहरण है। तो ये कुछ धान की किस्में हो गई। धान की किस्मों के बाद में आता है अपना तरबूज, मतीरा। तरबूज में आ जाती है आपके शुगर बेबी, और एक आती है दुर्गापुरा केसर। ये शुगर बेबी एक बार कांस्टेबल के पेपर में भी आ चुकी है ना, राजस्थान जीके में भी आ जाती है दुर्गापुरा केसर और शुगर बेबी। इसके अलावा फिर अलसी लिनसीड, लाइनम यूशिटेटम, लाइनेसी या लीनियसिकुल होता है। इसकी जो लवण सहनशील किस्में हैं वो शिखा और त्रिवेणी, शिखा और त्रिवेणी। तो दोस्तों ये कुछ लवण सहनशील किस्में याद रख लेना। सबसे ज्यादा जौ का पूछा जाता है कि जौ या तो फसल पूछ लेंगे, नहीं जौ की भी फिर वैरायटी पूछेंगे, बिलाडा 2। ये बिलाडा जगह आती है आपके जोधपुर में। कहाँ आती है? जोधपुर में। तो ये हो गए कुछ लवण सहनशील फसलें। लवण सहनशील फसलों में भी इनकी किस्में। इसके बाद में और जो है कौन कौन से सस्ते उपाय अपनाएंगे? लवणीय क्षारीय मृदाओं में अपन जो बीज दर लेंगे, इसके बाद में लवणीय क्षारीय मृदाओं में उर्वरकों की मात्रा, देखिए जिस मृदा में लवण अगर ज्यादा होंगे तो वहां बीज दर अगर सामान्य से कम ले ली तो पहले से ही लवण अगर उपस्थित है तो बीजों को सड़ा गला देंगे, अंकुरण में बाधक होंगे, अंकुरण नहीं होने देंगे। इसलिए लवणीय क्षारीय मृदाओं में उर्वरक और बीज दोनों ही सामान्य से ज्यादा लिए जाते हैं, सामान्य बुआई से। तो बीज दर तो रखी जाती है 15 से 20% अधिक, और उर्वरकों की मात्रा रखी जाती है 20 से 25% अधिक, 20 से 25% अधिक। तो ये भी याद रखेंगे भैया, लवणीय क्षारीय में बीज दर कितनी ज्यादा रखनी है? 15 से 20, और उर्वरकों की मात्रा 20 से 25%। फिर इसके बाद में कुछ टिटबिट्स हैं। टिटबिट्स में यह है कि लवणीय क्षारीय मृदाओं में सिंचाई का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? सिंचाई का साधन कौन सा होना चाहिए लवणीय क्षारीय मृदाओं में? तो लवणीय क्षारीय मृदाओं में सिंचाई का साधन आपके ऑप्शन के हिसाब से वैसे तो आपका फ्लड इरिगेशन होना चाहिए, क्योंकि फ्लड इरिगेशन में बाढ़ग्रस्त में क्या होता है कि आपके जो लवण है वो घुलकर पानी के साथ में जड़ क्षेत्र से नीचे निक्षालित हो जाते हैं। वैसे तो बाढ़ग्रस्त विधि होनी चाहिए, लेकिन अगर बाढ़ग्रस्त नहीं आए और मॉडर्न टेक्निक का अगर नाम पूछ ले तो फिर आपकी बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई विधि है। ड्रिप या बूंद बूंद है, जिसको सिमचा ब्लास ने खोजा था और इजराइल से विकसित ये तकनीक है। फिर इसके बाद में एवो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है
कि लवणीय मृदाओं में बीजों को बोने से पहले बीजोपचार किसका करना चाहिए, किससे बीजोपचार करके बोना चाहिए। लवणीय मृदाओं में बीजों को बोने से पहले किससे बीजोपचार करना चाहिए, तो भैया बीजोपचार करना चाहिए सोडियम सल्फेट से, क्योंकि सोडियम सल्फेट में उपस्थित जो सोडियम है ये बीजों में क्या करेगा, लवणों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता या लवण सहिष्णुता पैदा करेगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि आप अगर सैलाइन एल्केलाइन सॉइल्स में सीड्स की सोविंग कर रहे हो बीजों की, तो उसका सीड ट्रीटमेंट किससे करेंगे, अपने लवणों में भी किससे करेंगे, सोडियम सल्फेट से करेंगे। इसके बाद में अगर उर्वरक का नाम पूछ ले कि जो है लवणीय क्षारीय मृदाओं में कौन सा उर्वरक काम में लेना चाहिए, तो उर्वरक काम में लेते हैं भैया आपका अमोनियम सल्फेट, क्योंकि अमोनियम सल्फेट कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है। कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है। तो ये चीजें भी लास्ट में आप जो है थोड़ा सा देख लेंगे। फिर इसके बाद में लास्ट में एक छोटा सा सूत्र आता है, सोडियम अवशोषण अनुपात, SAR, सोडियम एब्जर्वेशन रेशियो, सोडियम अवशोषण अनुपात। कई कंपटीशन में पूछ लेते हैं तो सीधा सीधा आप इसको एकदम से जो है लर्न कर लेंगे। इसका सूत्र होता है Na+ बटे के बाद में आता है यहाँ अंडर रूट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम प्लस बटे में आ जाएगा 2। ये इसका सूत्र होता है Na+Ta+2, या थोड़ा सा 2 देख लेना दोनों में, या Mg+2 और बटे में 2। ये जो है आपके साल्ट ऑब्जर्वेशन रेशियो या SAR का अनुपात होता है। तो दोस्तों मोटा मोटा इसमें अपन को याद करने वाली चीजों में जहां से क्वेश्चन आते हैं, पहला चीज तो उसकी सारणी याद होनी चाहिए कि कौन सी लवणीय मृदाओं की परिभाषा है, विद्युत चालकता कम ज्यादा। दूसरा इसमें जो है आपको याद होना चाहिए सुधारने के उपाय में कि भौतिक उपायों में निक्षालन मुख्यतः लवणीय मृदाओं के लिए और जिप्सम जो है आपके क्षारीय मृदाओं का सुधार करता है। तीसरा आपको जो है लवण सहनशील फसलें पूरी की पूरी याद होनी चाहिए। इसी के साथ इस टॉपिक में से 3-4 जगह से क्वेश्चंस आते हैं। धन्यवाद।